नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आप सभी को और आपके परिवार को नए साल की ढेरों बधाइयाँ। मैं दुआ करता हूँ कि इस साल आप सब लोग सफल हों, मेरी यही कामना है। इस नए साल पर आज इस वीडियो के माध्यम से बायोलॉजी से संबंधित टॉपिक है पर्यावरण एवं प्रदूषण। ये टॉपिक आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। मायूसी रहे आपसे कोसों दूर, सफलता और खुशियाँ मिले भरपूर, पूरी हो आपकी सारी आशाएं, आने वाले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नई उम्मीदों से भरा ये नया साल मुबारक हो। इसके साथ शुरू करते हैं दोस्तों, पर्यावरण एवं प्रदूषण, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन। पर्यावरण का एक व्यापक शब्द तथा आवरण है। पर्यावरण के कारण ही पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बना हुआ है। पर्यावरण का निर्माण अनेक तत्वों या कारकों से होता है, जिसे पर्यावरण का घटक कहा जाता है। पर्यावरण एक व्यापक शब्द है तथा अवधारणा है। पर्यावरण के कारण ही पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बना हुआ है। पर्यावरण का निर्माण अनेक तत्वों या कारकों से होता है, जिसे पर्यावरण का घटक कहा जाता है। पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्राणियों तथा भावों का योग है जो जीवन व उनकी प्रजातियों के विकास, जीव एवं मृत्यु को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण अध्ययन विषय क्षेत्र। पर्यावरण संबंधित विषय क्षेत्रों को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। नंबर 1, पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसमें जीव तथा वातावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना एजी टांसले ने दी थी। पारिस्थितिकी तंत्र जीवन मंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। ये जैविक एवं अजैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक कार्यशील इकाई है। ये प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। जैवमंडल पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। नंबर 2, मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ। मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण का प्रत्यक्ष संबंध होता है। मानव रोग पर्यावरण के माध्यम से ही फैलते हैं, जैसे वायु, जल, मिट्टी, एयर, वाटर, सॉइल आदि। पर्यावरण में होने वाले कई परिवर्तन सीधे मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए मानव स्वास्थ्य पर्यावरण अध्ययन का आवश्यक क्षेत्र माना जाता है। वानिकी के क्षेत्र, फॉरेस्ट्री रीजन। प्राकृतिक रूप से वृक्षों के समूह को वन कहा जाता है। वृक्षों को हरा सोना भी कहा जाता है। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी वर्तमान युग को जैव प्रौद्योगिकी का युग कहा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में भी जैव प्रौद्योगिकी सहायक है। संरचना के आधार पर प्राकृतिक पर्यावरण को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, जीवमंडल। हमारे चारों ओर जीवित जगत, जिसे हम जीवमंडल कहते हैं, इसे 2 भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1, प्राणी मंडल। नंबर 2, वनस्पति मंडल। प्राणी मंडल में हम सभी प्रकार के पशु पक्षियों, मनुष्यों को सम्मिलित करते हैं।
वनस्पति मंडल में सभी प्रकार की छोटी बड़ी वनस्पतियों को सम्मिलित करते हैं। स्थल मंडल, नंबर बी, स्थल मंडल। जल तल से ऊंचा उठा हुआ भाग स्थल मंडल कहलाता है। जलीय क्षेत्र धरातल के लगभग 71% भाग पर है। जलीय क्षेत्र यानी जल हमारी पृथ्वी पर 71 यानी 71% है। 29% थल है, लैंड। स्थल मंडल में धरातल का 29% भाग आता है। इस स्थल मंडल में 3 परतें हैं। पहली परत भूपृष्ठ तथा धरातल से इस परत की गहराई 100 किलोमीटर है। अब बात करते हैं जलमंडल। पृथ्वी के समस्त जलीय भागों को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के सतह का क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर जल का विस्तार है। वायुमंडल। वायुमंडल वायु का वह आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त है, वायुमंडल कहलाता है। ये पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण इसके चारों ओर टिका हुआ है। वायुमंडल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को जीवित ग्रह की संज्ञा दी जाती है। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल में न केवल गैसें मौजूद रहती हैं, बल्कि जलवाष्प और धूल कण भी मौजूद रहते हैं, जिसमें पर्यावरण विभिन्नता पाई जाती है। वायुमंडल में गैसों के अंतर्गत नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का प्रतिशत कुल वायुमंडल गैसों का 99.75% है, 99.75% है। वायुमंडल में गैसों की मात्रा, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.8% पाई जाती है, ऑक्सीजन 20.95% पाई जाती है, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, नियॉन गैस पाई जाती है 0.002% और हीलियम 0.0005%। क्रिप्टॉन गैस पाई जाती है 0.001%, जीनॉन गैस पाई जाती है 0.0009%, हाइड्रोजन पाई जाती है 0.0005%। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये घटता जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयनमंडल, मध्यमंडल और बहिर्मंडल। ये 5 मंडलों में वायु को बांटा गया है। पर्यावरण के घटक। पर्यावरण अनेक जैविक और अजैविक घटकों का एक जटिल समूह है। पर्यावरण को मुख्य रूप से 2 घटकों में विभाजित किया जा सकता है: अजैविक घटक, जैविक घटक। अजैविक घटक, जैविक घटक। नंबर 1, अजैविक घटक। अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स यानी अजैविक घटकों से अभिप्राय उन सभी भौतिक तथा रासायनिक कारकों से है जो जीवों को प्रभावित करते हैं और उनकी वृद्धि, विकास, स्वास्थ्य आदि क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। मुख्य रासायनिक तथा भौतिक कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, तापमान, टेम्परेचर। तापमान पर्यावरण की गर्मी को मापने का पैमाना है, जिसे फ़ारेनहाइट F या सेल्सियस C से प्रदर्शित किया जाता है। गर्मी ऊर्जा का एक स्वरूप है और जीवन के लिए
अति आवश्यक है। पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश है। जीवमंडल के विभिन्न भागों पर विभिन्न तापमान पाए जाते हैं। नंबर 2, प्रकाश। पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। प्रकाश जंतुओं और पौधों की जैविक क्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। प्रकाश जंतुओं और पौधों की जैविक क्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। नंबर 3, जल। जल जीवन के लिए आधार का कार्य करता है। जल ही जीवन है। जल एक आधार का कार्य करता है। जल एक सार्वभौमिक विलायक के रूप में कार्य करता है। जल एक सार्वभौमिक विलायक के रूप में कार्य करता है। अब बात करते हैं नमी। नमी या आर्द्रता, ह्यूमिडिटी से अभिप्राय वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा से होता है। अनेक सूक्ष्म जीव नमी या आर्द्रता की उपस्थिति में ही प्रजनन करते हैं। मिट्टी या मृदा, भूमि की सबसे ऊपरी परत जो चट्टानों के टूटने या उन पर कार्बनिक पदार्थों एवं सूक्ष्म जीवों की अंतःक्रिया से बनती हैं, उसे मृदा कहते हैं। मृदा या मिट्टी में अनेक खनिज तत्व पाए जाते हैं और ये अनेक जंतुओं तथा वनस्पतियों को आधार प्रदान करती हैं। मिट्टी का निर्माण एक जटिल प्राकृतिक प्रक्रिया है। गुरुत्व, ग्रेविटी। गुरुत्व बल पृथ्वी के केंद्र से दूरी के साथ साथ बदलता है। गुरुत्व के कारण ही वर्षा की बूंदें गिरती हैं और जल निम्न स्तरों की ओर बहता है। बहने वाला जल जो कार्य करता है वह गुरुत्व बल के कारण ही होता है। पोषक तत्व। पोषक तत्व जीवों की वृद्धि, विकास, वितरण, जीवों की वृद्धि, विकास, वितरण, प्रजनन, अपने समय नए जीव उत्पन्न करना यानी प्रजनन आदि को प्रभावित करते हैं। जिन पोषक तत्वों की प्राणियों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है वे बृहद पोषक तत्व कहलाते हैं तथा जिन पोषक तत्वों की प्राणियों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है उसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि तत्व बृहद पोषण तत्व हैं। जबकि मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर आदि सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स। जैविक घटकों से अभिप्राय उन सब जीवधारियों से है जो आपस में तथा अजैविक घटकों से अंतःक्रियात्मक संबंध रखते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट, सूक्ष्म जीव, मनुष्य आदि। सभी पर्यावरण के जैविक घटक हैं। भोजन प्राप्त करने की पद्धति के आधार पर जैविक घटकों को 3 समूहों में बांटा गया है। नंबर 1, उत्पादक, प्रोड्यूसर। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें उत्पादक या स्वपोषी ऑटोट्रोफ कहा जाता है। जैसे हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश संश्लेषण द्वारा सरल अकार्बनिक पदार्थों से भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता, कंज्यूमर वे जीव जो दूसरे जीवों द्वारा बनाए गए पोषक पदार्थों को खाते हैं, उन्हें उपभोक्ता या कंज्यूमर कहते हैं। उपभोक्ता स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते, इसलिए इन्हें परपोषी भी कहा जाता है। सभी जंतु एवं मनुष्य उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता विविध पोषी हो सकते हैं,
क्योंकि कुछ जंतु पेड़ पौधे द्वारा बनाए गए पोषक पदार्थों को खाते हैं, जबकि कुछ अन्य जंतुओं को खाकर अपना पोषण करते हैं। पोषण के आधार पर उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी हर्बीवोरस, वे जंतु जो सीधे पेड़ पौधों द्वारा भोजन या उत्पादकों को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, जैसे बकरी, गाय, खरगोश आदि। अब बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी कॉर्निवोरस, वे जंतु जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे मेढक, गीदड़, भेड़िया, लोमड़ी etc। तृतीयक उपभोक्ता, वे उपभोक्ता जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं से भोजन प्राप्त करते हैं तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ, मोर इत्यादि। अपघटक डिकम्पोजर, अपघटक डिकम्पोजर, वे जीव जो मृत जीवों एवं उत्पादों को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं अपघटक कहलाते हैं। वे जीव जो मृत जीवों एवं उत्पादों को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें वे अपघटक कहलाते हैं। प्रायः सूक्ष्म जीव, कवक, फंगी अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। अपघटक जीवमंडल के सफाई कर्मचारी के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए इन्हें अपचायक भी कहा जाता है। यदि अपचायक न हो तो पृथ्वी पर मृत जीवों एवं अपशिष्ट पदार्थों के ढेर लग जाएंगे। अपघटक पेड़ पौधे तथा जंतुओं के मृत शरीरों तथा उनके द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों को सड़ा गलाकर उन्हें जटिल कार्बनिक यौगिक पदार्थ से सरल यौगिक पदार्थों एवं तत्वों में बदल देते हैं। खाद्य श्रृंखला, ये विभिन्न जीवों का एक विशिष्ट क्रम होता है जिसके द्वारा पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य ऊर्जा निम्न प्रकार के प्रतिरूप प्रदर्शित करती है। सूर्य उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। घास, टिड्ढा, मेढक, सर्प। घास, बकरी, मनुष्य। खाद्य पदार्थ का वह प्रवाह एक दिवसीय होता है जिसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। मनोवैज्ञानिक पर्यावरण इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत वातावरण के प्रकार, उसके प्रति मानव की अभिवृत्ति, संस्कृति के प्रभाव, पर्यावरण की संरचना एवं आधिकल्प इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान समय में पर्यावरण मनोविज्ञान के 3 सैद्धांतिक उपागम प्रचलित हैं। अनुकूलन उपागम पर्यावरण को उसकी भौतिक विशेषताओं के रूप में ग्रहण करता है एवं व्यक्ति को जैविक व मनोवैज्ञानिक आधुनिक प्रणाली मानता है जो पर्यावरणीय खतरे को कम करता है। पर्यावरण की समस्या सामाजिक संरचना द्वारा उत्पन्न मानी जाती है। सामाजिक अथवा सांस्कृतिक पर्यावरण, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण द्वारा भूदृश्य का निर्माण होता है जिसमें मानवीय निवास गृह, आवागमन के साधन, सिंचाई के साधन, परिवहन, संचार के माध्यम, आर्थिक क्रियाकलाप इत्यादि। मानव एक क्रियाशील इकाई है जो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रत्येक क्षेत्र को केंद्र बिंदु माना जाता है। मानव अपनी शक्तियों और क्रियाकलापों से प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर जिस पर्यावरण का निर्माण करता है उसे सांस्कृतिक पर्यावरण अथवा मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण तीव्र
औद्योगीकरण, तीव्र औद्योगीकरण, नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, उपभोक्तावाद इत्यादि के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि मानव जाति के अस्तित्व के लिए भी खतरा बन गई हैं। पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न रूप हैं। नंबर 1, जल प्रदूषण। जल में अवांछित व हानिकारक पदार्थों को मिल जाना ही जल प्रदूषण कहलाता है। इससे जल की गुणात्मकता घट जाती है। जल प्रदूषण के लिए बहुत से कारक उत्तरदायी हैं, जो निम्नलिखित हैं। घरेलू अपशिष्ट, मलमूत्र, झाग आदि का जल स्रोतों में मिलने से, खेतों में रासायनिक उर्वरकों, खरपतवारनाशी एवं कीटनाशी के प्रयोग से नदियों का जल प्रदूषित होता है। औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कारखानों से निकलने वाला कचरा, रसायन एवं गर्म जल आदि के कारण जल स्रोतों में मृत जीवी जंतुओं के अवशेषों को मिलने से, कभी कभी अमोनिया की मात्रा भी बढ़ने से जल प्रदूषण हो जाता है। नदियों एवं तालाबों आदि के प्रदूषण स्तर को BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में मापा जाता है। BOD, क्योंकि प्रदूषणकारी तत्वों के कारण जल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। जल प्रदूषण से संबंधित रोग। दूषित जल पीने से पेचिश, डायरिया, अतिसार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, शारीरिक विकलांगता, हैजा इत्यादि बीमारी हो जाती हैं। जल में पारे के घुलने से मिनीमाता रोग और कैडमियम के घुलने से इटाई रोग हो जाता है। वायु प्रदूषण, वायु में हानिकारक पदार्थों का मिलना जिससे वायु की गुणात्मकता घट जाती है, वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण के कारण जंगल में आग लगने से, धूल भरी आंधियों से, ज्वालामुखी के विस्फोट आदि से, वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं आदि से, धूम्रपान एवं लकड़ी के ईंधन के रूप में जलाने से, फ्रिज, एयर कंडीशनर जैसी घरेलू उपकरण की वस्तुओं से निकलने वाली हानिकारक गैसों से, वनोन्मूलन, शहरीकरण एवं औद्योगीकरण भी प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। वायु प्रदूषण के कारण स्मॉग की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो बहुत खतरनाक स्थिति है। इसमें धुएं और धूलकण कोहरे के साथ मिल जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण, एक सीमा से अधिक ध्वनि ध्वनि मानव तथा अन्य जीवों के लिए घातक हो जाती है, तब उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारणों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, प्राकृतिक कारण, नेचुरल काजेज। प्राकृतिक कारणों का प्रभाव क्षणिक एवं सीमित होता है। बादलों का कड़कना, बिजली गिरना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। मानवीय कारण, औद्योगिक इकाई द्वारा, वाहनों के द्वारा, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर आदि मानवीय कारणों से बड़े पैमाने पर ध्वनि प्रदूषण किए जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मानसिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव कानों पर पड़ता है और स्थायी या अस्थायी रूप से श्रवण शक्ति प्रभावित होती है। उच्च ध्वनि से मानव में आवर्धित एड्रेनलिन स्तर, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर, पेट का अल्सर, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, अधिक आक्रामक व्यवहार तथा अन्य
मनोवैज्ञानिक दोष पैदा हो सकते हैं। मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण जब मानव या प्रकृति द्वारा मृदा की गुणवत्ता में हास्य होता है तो उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। भूमि प्रदूषण मनुष्यों की विभिन्न क्रियाओं जैसे अपशिष्टों का जमाव, कृषि रसायन का उपयोग, खनन ऑपरेशन, नगरीकरण का नतीजा है। मृदा प्रदूषण के प्रभाव। मृदा के मौलिक गुणों में हास्य, फसलों पौधों में बड़े जीव जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव से उर्वरता में कमी, मृदा के माध्यम से रोगों का प्रसार। मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने का तरीका। अधिक मात्रा में वृक्ष लगाकर, शहरी कचरे का तकनीकी रूप से निस्तारण करके, कृषि उत्पादन में कम कीटनाशकों का इस्तेमाल करके आदि। ऊर्जा एनर्जी किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा संसाधन। नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये नवकरणीय ऊर्जा हैं। अनवकरणीय ऊर्जा कौन कौन सी हैं? जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, शैल गैस। ये चीज़ें समाप्त होने वाली हैं और ये समाप्त नहीं हो सकती हैं, इसे नवीकरणीय ऊर्जा हैं, ये अनवीकरणीय ऊर्जा हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय व अनवीकरणीय संसाधन। ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का वर्णन निम्नलिखित है। ये ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है जिसका निर्माण पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी में वनस्पतियों के देखने से होता है। इसका मुख्य घटक कार्बन है। इसका उपयोग ताप घरों में बिजली उत्पादन, कोक, कोल तार आदि के निर्माण में होता है। पेट्रोलियम ये भी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है जिसका निर्माण पृथ्वी के अंदर वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के दबने से होती है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल के साथ साथ प्लास्टिक, डाबर और पेंट व ट्राई क्लीनिंग में भी किया जाता है। इसके कई उत्पाद हैं जैसे मोम, स्नेहक, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस इत्यादि। प्राकृतिक गैस। तेल के कुओं से ही प्रायः प्राकृतिक गैस निकाली जाती है। इसका मुख्य संघटक मीथेन गैस होती है, CH4। तरल पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG। ये सामान्य दाब पर द्रवित गैस होती है। इसका मुख्य संघटक ब्यूटेन होता है। ये रंगहीन, गंधहीन गैस होती है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये अति उच्च दाब पर दबाने के परिणाम स्वरूप बनती है। इसका उपयोग वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका मुख्य संघटक मीथेन गैस होती है। मीथेन बोले तो CH4। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा। नदियों के जल को बांधकर इकट्ठा किया जाता है और इसके बाद जल को ऊंचाई से गिराकर इसके दाब की सहायता से टरबाइन चलाया जाता है।
जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सौर सेलों के द्वारा सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर सेल सिलिकॉन और गैलियम के बने होते हैं। पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। पवन की गति से टरबाइन को गतिशील बनाकर जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे पवन ऊर्जा कहा जाता है। ऐसे क्षेत्र जहां पवन की गति 20 किलोमीटर पर आवर होती है वहां से विद्युत आसानी से प्राप्त की जा सकती है। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली गर्म जल के स्रोतों से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका उपयोग खाना बनाने व बिजली बनाने आदि में किया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा, ये मुख्यतः समुद्र में आए ज्वार भाटे के कारण जल में ऊपर उठने व नीचे गिरने के दौरान टरबाइन चलाकर उत्पन्न की जाती है। बायोगैस, ये जैविक अवशिष्टों बायोगैस ये जैविक अवशिष्टों जैसे गोबर, घरेलू अवशिष्टों से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है बायोगैस? ये जैविक अवशिष्टों से, गोबर एवं घरेलू अवशिष्टों से बनाई जाती है। ये अपघटन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है। इसे मेथेन, CH4 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हाइड्रोजन, H2 गैस कहते हैं। इसका उपयोग खाना बनाने में भी किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। नाभिकीय रिएक्टरों में यूरेनियम थोरियम धातुओं के नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसमें अत्यधिक मात्रा में बिजली उत्पादन होता है। इस गैस परंपरागत ऊर्जा स्रोत माना जाता है। बायोडीजल, ये करकास, पोन्गोमिया, जेट्रोफा, रतनजोत आदि के बीजों से प्राप्त किया जाता है। बायोडीजल। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कदम उठाए गए हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। इस सम्मेलन में ये घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पृथ्वी सम्मेलन 1992 पृथ्वी सम्मेलन, इसे एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण, चिपको आंदोलन, बिश्नोई संप्रदाय, वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण संबंधी पुरस्कार कौन कौन से हैं? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ये संगठन या व्यक्तित्व स्तर पर दिया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ये पर्यावरणीय संरक्षण संबंधी योजनाएं लागू करने के वाले औद्योगिक संस्थानों को दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये आने वाले ग्रुप डी, NTPC इत्यादि एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस वीडियो को स्किप मत करें, इसको अंत तक पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवित संगठक नहीं है? वायु, जीवाणु, वनस्पति, जानवर। आंसर नंबर ए, वायु। परितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आधार द्वारा पोषित होती है। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला प्रत्येक व्यक्ति की संख्याओं का
जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है, निर्देशन करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर नंबर ए यानी केवल एक। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जैवमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल, जैवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल, जीवमंडल। आंसर नंबर डी यानी जैवमंडल। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम कौन सा होगा? आंसर नंबर ए यानी घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं, आम, घास, बकरी, आदमी, बकरा, कौवा, आदमी, घास, मछली, बकरा। आंसर नंबर बी घास, बकरी, आदमी। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आंसर नंबर बी घास, बकरी, मानव। भारत में धारणी के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आंसर नंबर ए यानी कोयला। वायु एक है, यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है, विद्युत अपघट्ट है। आंसर नंबर सी यानी वायु एक मिश्रण है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूलन है? आंसर नंबर यानी सौर उत्पादन या वन उत्पादन, नाभिकीय विखंडन या डी सौर सेल। आंसर नंबर डी यानी सौर सेल। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण के स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन, सौर सेल। आंसर नंबर डी यानी सौर सेल। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी निम्न में से किससे प्राप्त होती है? चंद्रमा से, सूर्य से, समुद्र से, हवा से। आंसर नंबर डी यानी सोलर एनर्जी सूर्य से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला में, पेट्रोल में, सौर में, परमाणु में। सौर ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं होता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन नाभिकीकरण ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? आंसर नंबर ए यानी सौर शक्ति। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। आंसर नंबर सी आर्सेनिक। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक समस्थानिक प्रदूषण होता है। आंसर नंबर ए यानी चमड़ा उद्योग से। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित है? स्मग, यूट्रोफिकेशन, अम्ल वर्षा, स्पेक्टोसिस। आंसर नंबर ए स्मग। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता बीओडी एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। आंसर नंबर ए यानी जलीय वातावरण से। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? चींटी और हिरण ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं और लोमड़ी, बाघ ये तृतीयक उपभोक्ता है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन ने मानव प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है। आंसर नंबर डी। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक होता है? गाय, बाघ, मोर, हरे पौधे। आंसर नंबर डी हरे पौधे। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, वायुमंडल, जलकण, जलमंडल। आंसर नंबर सी वायुमंडल। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है? सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भू ऊष्मीय ऊर्जा। आंसर नंबर डी ए यानी सौर ऊर्जा।
शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 21%, 50%, 27%, 78%। नाइट्रोजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में 78% है। आंसर नंबर डी। निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? हीलियम, रेडान, आर्गन, नियॉन। आंसर नंबर सी यानी रेडान हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है? आंसर नंबर सी यानी नाइट्रोजन का 78%, फिर ऑक्सीजन 20%। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। आंसर नंबर डी यानी नाइट्रोजन 78%। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन N2 और जल वाष्प ऑक्सीजन। आंसर नंबर डी यानी सभी पृथ्वी पर सभी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधे का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, शोर का अवशोषण, वायु प्रदूषण का अवशोषण, ऑक्सीजन की विमुक्ति। आंसर नंबर सी यानी वायु का प्रदूषण। मिनी माता रोग किस धातु के पीने से पानी में घुले होने से होती है? कैडमियम, तांबा, लोहा, पारा। आंसर नंबर बी यानी पारा। पारिस्थितिकी तंत्र संकल्पना को प्रस्तावित करता है? जी टेलर, DR स्टोटे ने, ई ब्रैटिगटन ने, टेंसले ने। आंसर नंबर डी यानी पारिस्थितिकी तंत्र संकल्पना दी है टेंसले ने। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? आंसर नंबर यानी पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण है। सही है। ये एक कार्यशील इकाई है। सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती। सही है। यह एक बंद तंत्र है। नहीं, गलत। आंसर नंबर डी। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी जंतु, सर्वभक्षी जंतु, मांसाहारी जंतु, हरित पादप। आंसर नंबर डी यानी प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, यूरेनियम। आंसर नंबर डी निम्नलिखित में से एक जीवाश्म ईंधन नहीं है यानी यूरेनियम। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है? संयुक्त राष्ट्र संघ का, भारत का, जर्मनी का, विश्व बैंक का। आंसर नंबर ए यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषण जनन स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। 1 व 2 दोनों सही हैं। आंसर नंबर सी। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? आंसर नंबर ए यानी कोयला, पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा ऊर्जा संकट से तात्पर्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? कोयला, पेट्रोल। कोयला भी नहीं, पेट्रोल भी नहीं और नाभिकीय ऊर्जा भी नहीं। आंसर नंबर सी यानी सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। जैविक ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है? रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए व पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन स्तरों के अधिकतम के लिए। आंसर नंबर सी है दोस्तों। जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रदूषण के मापन के लिए। किसी जल के क्षेत्र में BOD की अधिकतम संकेत देती हैं
कि इसका जल है। ये आंसर नंबर सी यानी सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए खुली हुई मात्रा पाई जाती है। आंसर नंबर डी यानी ऑक्सीजन की। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। आंसर नंबर ए यानी जीव और वातावरण। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? सौर ऊर्जा द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? आंसर नंबर सी यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आंसर नंबर डी यानी नाइट्रोजन 78%। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। आंसर नंबर डी यानी पौधे। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक कौन कौन है? वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य। आंसर नंबर सी यानी ये सभी। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। आंसर नंबर सी यानी दिन रात का होना निर्भर करता है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन करना। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? सभी जीव, जलवायवीय कारक, भू आकृति कारक, ये सभी। आंसर नंबर सी यानी जलवायवीय कारक। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? A.K. बनर्जी, सुंदर लाल बहुगुणा, अमृत देवी बिरनोई, मेधा पाटेकर। आंसर नंबर बी यानी सुंदर लाल बहुगुणा और इसका संबंध उत्तराखंड से है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिवसीय। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? आंसर नंबर बी यानी सूर्य का प्रकाश। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का संकट नहीं है? आंसर नंबर डी यानी सौरमंडल। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, जल, तालाब, मृदा। आंसर नंबर बी यानी पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। अधिकतम पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, प्रकाश मंडल में, वायुमंडल में। आंसर नंबर ए स्थल मंडल में। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग 21%। ऑक्सीजन हमारे वातावरण में 21% पाई जाती है। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, धातु, कपड़ा, प्लास्टिक। आंसर नंबर डी यानी प्लास्टिक पर्यावरण के लिए अति हानिकारक है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, शेर, बकरी, सांप। आंसर नंबर बी यानी सांप। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, इनमें से कोई नहीं। पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रासोनिक रे यानी पराबैंगनी किरणें। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार यानी आंसर नंबर डी ब्रजमीन। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? आंसर नंबर बी यानी ऑक्सीजन O2 प्लस नाइट्रोजन N2। नाइट्रोजन 78%, 21% ऑक्सीजन। CNG का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? आंसर नंबर ए यानी वृक्ष द्वारा। वायु प्रदूषण को वृक्ष लगाकर कम किया जा सकता है। विश्व उष्मायान के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? इनमें से कौन एक कारक है? आंसर नंबर ए वाहनों से निकली गैस। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? आंसर नंबर सी यानी खाद्य जल।
वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? आंसर नंबर बी यानी 78.09%। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है वाहनों एवं उद्योगों में। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? ये है दोस्तों आंसर नंबर ए जीवाणु व कवक। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? आंसर नंबर बी यानी ध्वनि। जल जनित रोग है, जल जनित रोग है। अतिसार रोग जो है जल जनित रोग है। 71% नाइट्रोजन यानी 71% पृथ्वी पर जल ढका रहता है। किसके द्वारा? जल से। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है? आंसर नंबर ए नगरीकरण। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? आंसर नंबर बी यानी टाइफाइड। टाइफाइड दूषित जल पीने से फैलती है। निम्नलिखित में से कौन सा रुके या इकट्ठा हुई पानी से हो सकती है? आंसर नंबर ए यानी मलेरिया। वायु प्रदूषण का कारक क्या है? कीटनाशक, सीपेज, ध्वनि विस्तारक। आंसर नंबर सी यानी धुआं। वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? आंसर नंबर डी यानी ठोस अपशिष्ट। सभी बड़े शहरों सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप के माध्यम से अपना सहयोग दे रहे हैं। आंसर नंबर बी यानी आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने से। पृथ्वी के अंतर्गत आते हैं यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मानक, सड़कें, पूजा स्थल यानी ये सभी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। ये दोस्तों टॉपिक आने वाले एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों मेरे चैनल पे जो नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों।